धरती के अंत को लेकर हमेशा से ही कई सारी भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। उनमें से अब तक कोई भी सच साबित नहीं हुई और आज भी ये ग्रह जैसे कि तैसा जिंदा है। लेकिन जो भविष्यवाणी सामने आ रही है वो किसी धर्म की किताबों से नहीं निकली और न ही उसे किसी भविष्य वक्ता ने लोगों को बताया है। ये भविष्यवाणी एक ऐसी घड़ी के आधार पर की गई है जो कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं के डेटा के आधार पर आने वाले समय में इंसानी सभ्यता पर आने वाले खतरे का अनुमान लगाती है। इस घड़ी को कहा जाता है डूम्सडे क्लॉक। ऐसा माना जाता है कि जब भी इंसानी सभ्यता का अंत निकट होगा, इस घड़ी में उस समय 12 AM बज जाएंगे। और एक बार फिर इंटरनेट और न्यूज में ये घड़ी चर्चा में है, क्योंकि इस बार इस घड़ी में रात के 12 बजने में सिर्फ 90 सेकंड्स बाकी हैं। इस घड़ी के मुताबिक इंसानी सभ्यता का अंत बहुत ज्यादा निकट है। घड़ी में ऐसा क्या है जिससे ये पूरी दुनिया के अंत का अंदाजा लगा लेती है? दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरनेट पर चल रही इस खबर को पूरी गहराई से जानने वाले हैं और इस डूम्सडे क्लॉक की असलियत क्या है ये समझने वाले हैं। दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणियां कई बार की जाती रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होती हैं जिनको लोग सीरियसली लेते हैं। 2012 में एक ऐसी ही भविष्यवाणी की गई थी जिसमें दिसंबर सन 2012 तक दुनिया के खत्म होने की बात की गई थी। इस भविष्यवाणी को लोगों ने इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि लोग समझने लगे थे कि अब उनका जीवन खत्म होगा। पूरी दुनिया में इस भविष्यवाणी के चर्चे थे और इस पर एक मूवी भी बनी थी जिसमें हमारे ग्रह को खत्म होते हुए दिखाया गया था। लेकिन 2012 को बीते एक दशक से भी ज्यादा होने को आया है और अभी तक हमारा ग्रह और हम जिंदा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी धरती सभी खतरों से मुक्त है। एक बार धरती के अंत की बात फिर से चर्चा में है। इसके हिसाब से धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और ये खतरा है न्यूक्लियर वॉर का, एक परमाणु युद्ध जो कि सभी इंसानों और इस पूरे ग्रह को खत्म कर देगा। डूम्सडे क्लॉक ऐसे ही एक परमाणु युद्ध की प्रेडिक्शन करने के लिए बनाई गई थी। ये कोई डिवाइस या सॉफ्टवेयर नहीं है जो न्यूक्लियर वॉर की प्रेडिक्शन करता है। ये एक हाइपोथेटिकल क्लॉक है जिसमें दुनिया भर में चल रही उथल पुथल और राजनीतिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए एक टाइम सेट किया जाता है। ये टाइम 12 AM से जितना नजदीक होता जाएगा, ये हमारे लिए और हमारे ग्रह के लिए उतना ही खतरनाक माना जाएगा। दोस्तों, इस घड़ी के बारे में हमें विस्तार से जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। एक समय था जब बंदूकों और गोले बारूदों से युद्ध लड़े जाते थे। ये युद्ध कई लोगों की जान ले लेते थे। पहले विश्व युद्ध में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जरा एक ऐसे युद्ध के बारे में सोच कर देखिए जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ही खत्म कर देगा। सोच कर ही डर लगता है, पर आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। पहले विश्व युद्ध में जो हथियार यूज किए गए थे वे कई सारे देशों और वहां की जनता के लिए बिल्कुल घातक साबित हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना था जिससे पूरे ग्रह को और इंसानी सभ्यता को खतरा महसूस हो, जो हथियार एक बार में ही पूरे ग्रह को नष्ट करने की ताकत रखता हो। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की रेस शुरू हो गई थी। 1945 में अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाने में सफलता हासिल की। न्यूक्लियर बम इतना ज्यादा घातक साबित हो सकता है कि इसकी एक झलक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के इंसान देख चुके थे। लेकिन इससे भी सबक नहीं लिया गया और न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस जारी रही। कोल्ड वॉर के समय ये रेस अपने चरम पर पहुंच गई, जहां सोवियत यूनियन और अमेरिका ने बहुत बड़ी संख्या में घातक न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करके रख लिए। ये न्यूक्लियर वेपन जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से कई गुना ज्यादा विनाशकारी थे। आज के समय में पूरी दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इनमें से अगर आधे भी उपयोग कर लिए गए तो इस ग्रह का क्या होगा, ये सोचने पर ही रूह कांप जाती है। जो चिंता हमें सता रही है वही चिंता सन 1940 में शिकागो एटॉमिक साइंटिस्ट नाम के एक रिसर्च ग्रुप को भी सता रही थी। इस ग्रुप में काम करने वाले कई सारे वैज्ञानिक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पार्ट रह चुके थे। इन वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के बाद एक मैगजीन पब्लिश करना शुरू कर दिया जिसका नाम था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट। इस मैगजीन के कवर पर इस डूम्सडे क्लॉक को दिखाया जाता था। माइकल बेरेट नाम के एक डिजाइनर ने साल 2007 में इस क्लॉक को दोबारा से डिजाइन किया। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो इस घड़ी में बजने वाले 24 बजे या फिर 12 मिडनाइट है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ ये डिसाइड करते हैं कि इस घड़ी का समय मिडनाइट से कितना पीछे रखा जाए। इसका टाइम डिसाइड करने के लिए दुनिया भर में चलने वाले सभी पॉलिटिकल चेंजेस, न्यूक्लियर थ्रेट्स, डिप्लोमेसी और क्लाइमेट साइंस पर गहरा डिस्कशन होता है
और इन सब के चलते मानव सभ्यता के अंत की कितनी संभावनाएं हैं, इस पर एक निर्णय लिया जाता है। इस दौरान न्यूक्लियर वॉर, बायो टेररिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता पर सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और किस साल इन सब से इंसानियत को खतरा है, इसकी कल्पना की जाती है। सन 1947 में जब पहली बार डूम्सडे क्लॉक सामने आई, तब इसने समय दिखाया था 23:53, जिसमें से डूम्सडे सिनेरियो सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर था। सन 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसका नाम था RDS-1, जिसके बाद से सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में शामिल हो गया था और इस समय डूम्सडे क्लॉक में समय दिखाया गया था 23:57। सन 1972 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी यानी कि सॉल्टी साइन हुई, जिसके बाद डूम्सडे क्लॉक का समय 24 बजने से कुछ समय पीछे हुआ और ये समय हो गया था 23:48। सन 1974 में भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका नाम था द स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद इस घड़ी की सुई पहुंची 23:51 पर। कई दशकों से ये घड़ी इंसानों को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है। 2023 में इंसानी सभ्यता खतरे के बहुत करीब पहुंच गई थी और जब इस घड़ी में 24 बजने में सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी थे और वो टाइम था 23:58 और 30 सेकंड्स। खतरे के इतने करीब पहुंचने का कारण था यूक्रेन पर किया गया रूस का हमला। 2022 में रूस ने एक बहुत बड़ी सेना और घातक हथियारों के साथ यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था और ऐसा माना जा रहा था कि ये तीसरे विश्व युद्ध और एक बहुत बड़े न्यूक्लियर थ्रेट की शुरुआत हो सकती है। 2023 तक युद्ध एक बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और इस दौरान न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्या अब इंसानी सभ्यता पर आने वाला खतरा टल गया है? जी नहीं, अभी भी डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट टाइम से सिर्फ 90 सेकंड्स की दूरी पर है। इसका मतलब है कि इंसानी सभ्यता अभी भी खतरे के मुंह के पास ही बैठी है। आने वाले समय में ये खतरा बढ़ने ही वाला है, लेकिन इस खतरे की वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो यही है कि अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुई है। साथ ही गाजा और इजराइल के बीच भी एक नई जंग भी कुछ महीने पहले शुरू हो चुकी थी। न्यूक्लियर वॉर का खतरा अब ज्यादा दूर नहीं है। न्यूक्लियर वॉर के साथ साथ एक और खतरा जो पिछले कुछ समय से इंसानी सभ्यता महसूस कर रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी एक बड़ा कारण है कि डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के इतने करीब है। AI अभी इतना ज्यादा विकास कर चुकी है कि इंसानों के लिए एक खतरा बनने के बहुत ज्यादा करीब है। इस खतरे को कम करने के लिए अगर कोई कदम नहीं उठाए गए तो डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के और भी करीब पहुंच जाएगी। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर ये घड़ी किसी तरह से मिडनाइट तक पहुंच गई तो क्या होगा? सच कहें तो इसका सटीक उत्तर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये इंसानी सभ्यता के अंत की शुरुआत होगी। ऐसे में इंसानी सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़े न्यूक्लियर वॉर का खतरा होगा या फिर हमारे ही द्वारा किया गया टेक्नोलॉजी का विकास हमें ही खतरा पहुंचाने लगेगा। इन सभी कारणों से इंसानी सभ्यता अंत के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। 8 जुलाई सन 1962, हवाई। उस दिन रात के आसमान में लोगों को बहुत अजीब चीज देखने को मिली। मानव इतिहास में ऐसे अरोराज कभी नहीं देखे गए थे, क्योंकि शायद ये अरोराज मैन मेड थे। उस दिन हर तरफ एक अजीब सा तनाव था। एन ब्लास्ट टुनाइट मे बी डेज़लिंग, गुड व्यूज लाइकली। हर तरफ कुछ ऐसी ही खबरें छप रही थी। लोगों को पता था कि आज एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। रात के करीब 11 बजे से 9 सेकंड बाद आसमान में एक अजीब सी फ्लैश ने पूरे इलाके में इतनी रोशनी कर दी कि ऐसा लगा मानो दिन हो गया हो। धीरे धीरे वो ग्लो हरे, फिर पीले और फिर पीले से केसरी रंग में बदल गया। देखने वाले इस नजारे को देखकर डर गए। फिर अचानक आसमान एकदम लाल हो गया। अमेरिका ने जस्ट अभी अभी एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से करीब 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर था। मार्शल आइलैंड्स और हवाई के बीच यूएसए की एक इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है, जॉन्सटन एटॉल। यहाँ से मिसाइल लॉन्च की गई, जो इस बॉम्ब को धरती की सरफेस से करीब 250 मील ऊपर ले गई। ये ऊंचाई लो अर्थ ऑर्बिट की है, जहां आज हमारे मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। 250 मील ऊपर ये थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है।
ये अमेरिकी मिशन था स्टारफिश प्राइम, लेकिन ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब अमेरिका या सोवियत यूनियन ने स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे। सन 1958 से सन 1962 तक 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे टेस्ट किए जा चुके थे, लेकिन इस बार का टेस्ट सबसे बड़ा और खतरनाक था। इस ब्लास्ट ने पैसिफिक ओशन के ऊपर इतना बड़ा पावर सर्ज जनरेट किया था कि ओआहू आइलैंड पर करीब 300 स्ट्रीट लाइट्स बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस समय ऑर्बिट में मौजूद करीब 2 दर्जन सैटेलाइट्स में से 1/3 एक ही झटके में खराब हो गई। स्टारफिश प्राइम ब्लास्ट ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि हमें स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट क्यों नहीं करने चाहिए। इस खतरनाक टेस्ट के खतरनाक परिणामों को देखकर करीब 5 साल बाद सन 1967 में यूएसए और सोवियत यूनियन ने आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया, जो कि स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट, स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस करने या फिर ऐसे किसी भी वेपन को स्पेस में प्लेस करने से रोकती है जो मानव जाति के लिए खतरा हो, जिनसे हमारे ऑर्बिट में मास डिस्ट्रक्शन हो। ऐसा कोई भी हथियार स्पेस में नहीं जाएगा। लेकिन आज अगर कोई परमाणु बम स्पेस में एक्सप्लोड होता है तो उसका हमारे जीवन और पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? क्या समूची पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारी अर्थ के ऑर्बिट में आखिरी न्यूक्लियर डेटोनेशन को आज 6 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर ग्लोब पर एक नजर डाली जाए तो आज सभी पावरफुल देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जमीन पर कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ रही हैं। कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। कई बार टेंशन्स इतनी बढ़ जाती हैं कि देश न्यूक्लियर वॉर की धमकी तक दे डालते हैं। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आज की इस दुनिया में कुछ सन की लोगों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनके सिर्फ एक बटन दबाने से ही पूरी दुनिया किसी युद्ध के मैदान में तब्दील हो सकती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये चेतावनी दी है कि शायद रशिया स्पेस में न्यूक्स भेज सकता है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसे खतरनाक हथियारों पर बैन लगाने के लिए एक रेजोल्यूशन सामने रखा तो रशिया ने भी वोट किया था। वहीं कुछ यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि हाल ही में ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि स्पेस में आज के समय कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है। हालांकि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और चिंताजनक बात तो ये है कि आज के परमाणु हथियार पहले के स्टारफिश प्राइम से कहीं ज्यादा विनाशकारी हैं। वहीं अगर धरती पर देखा जाए तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को हमने बहुत गहराई से स्टडी किया है। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाली कैटास्ट्रोफी को हमने क्रोनोलॉजिकली वेल डॉक्यूमेंट भी किया है। सबसे पहले एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद एक इनिशियल फायरबॉल बनती है, जो अपने दायरे में आने वाली सभी चीजों को इंस्टेंटली वेपोराइज कर देती है। इसके बाद एक शॉक वेव आती है, जो एयर प्रेशर में अचानक आने वाले बदलाव की वजह से बेहद खतरनाक रूप ले लेती है और एक बड़े एरिया में बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है और आगजनी भी कर देती है। और फाइनली हमें देखने को मिलता है आइकॉनिक मशरूम क्लाउड। इसके बाद एटमॉस्फेयर से रेडियोएक्टिव मटेरियल नीचे गिरता है, जो कुछ मिनटों से लेकर दशकों में इंसानों की जान लेता रहता है। तो ये है धरती पर होने वाले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की क्रोनोलॉजी। लेकिन स्पेस में ये एक्सप्लोजन बिल्कुल अलग होते हैं। वहां कोई फायरबॉल नहीं होती, न शॉक वेव और न ही मशरूम क्लाउड। स्पेस में जाते ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी तरह से बदल जाता है। स्पेस में ये बॉम्ब अपनी पूरी पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रिलीज कर देता है, जिसमें डेडली गामा रेज और एक्स रेज भी शामिल हैं। इनसे मास डिस्ट्रक्शन की 3 वेव्स निकलती हैं। पहली, एक बहुत बड़ी फ्लैश। रेडिएशन की ये फ्लैश इतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करती है कि इसके आसपास के इलाके में आने वाली सैटेलाइट्स इमीडिएटली रेडिएशन ओवरडोज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, या फिर आप इसे EMP एक्स-रेज भी कह सकते हैं, जो इस एक्सप्लोजन से रिलीज होगी और अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से टकरा जाएगी। कॉम्पटन स्कैटरिंग फिनोमिनन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लोजन से निकले दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के साथ मिलकर धरती के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ट्रेवल करने लगेंगे, जिससे हमें मैन मेड लेकिन स्पेक्टेकुलर ऑरोरास देखने को मिलेंगे, जैसा कि स्टारफिश प्राइम के दौरान हवाई में देखने को मिले थे।
ये तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साइज और ऊंचाई पर डिपेंड करता है कि ईएमपी स्पेस और ग्राउंड पर कितनी तबाही मचाने वाली है। ये स्पेस में कुछ अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करने से लेकर पूरी धरती को ब्लैकआउट करने की ताकत रखते हैं। इस एक्सप्लोजन की तीसरी और आखिरी वेव जो होगी, एक तो उसका असर सबसे ज्यादा देर तक रहेगा और दूसरा वो सबसे खतरनाक साबित होगी। ये एक झटके में कोई तबाही नहीं करेगी, बल्कि ये धीरे धीरे महीनों या सालों तक स्पेस में एक हाई रेडिएशन जोन या फिर एक बेल्ट बना देगी, जिसके ओवरडोज से सैटेलाइट्स बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे। हमारी धरती के और पास एक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, जहां रेडिएशन खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। बस यूं समझिए कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट स्पेस में एक आर्टिफिशियल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बना देगा, जिसमें हाई स्पीड चार्ज्ड पार्टिकल्स दौड़ रहे होंगे। इंजीनियर्स कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट उस बेल्ट के नजदीक भी जाए। ये एक्स्ट्रा रेडिएशन का डोज स्पेसक्राफ्ट के जीवन को छोटा कर देता है। सन 1962 में अमेरिका द्वारा किए गए थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्टारफिश प्राइम की रेडिएशन बेल्ट सालों तक बनी रही। इस दौरान इसने टेलस्टार नाम के एक सैटेलाइट को भी अपना निशाना बना लिया था। ये सैटेलाइट उस डेटोनेशन के महज एक दिन बाद ही लॉन्च हुआ था। रेडिएशन का एक्सपोजर नॉर्मल से 100 गुना से भी ज्यादा था, जिसने उसी महीने सैटेलाइट के ऑपरेशंस को सीज कर दिया और सैटेलाइट वहीं पर खराब हो गया। आज हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। हालांकि सैटेलाइट्स के बारे में ज्यादातर देश जानकारियां सीक्रेट ही रखते हैं, जिससे ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या आज लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स इतने बड़े पैमाने पर रेडिएशन झेल सकती हैं या फिर नहीं। दिक्कत तो ये है कि हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये तबाही कितने बड़े लेवल पर हो सकती है। लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स इमीडिएटली ऑफलाइन हो जाएंगे। ये एक इमरजेंसी होगी। पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर चली जाएगी। मोबाइल कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बंद हो सकता है। फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाएंगी। हजारों की तादाद में फ्लाइट्स ऊपर हवा में ही फंसी रह जाएंगी। जैसे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली स्टारलिंक की करीब 6,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में ही हैं। अगर इन सैटेलाइट्स को नुकसान होता है तो इस तबाही का स्केल बहुत बड़ा होगा। दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। ब्लास्ट की लोकेशन और इंटेंसिटी को देखते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चाइना के टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स एक बड़े खतरे में होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उनके क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देगी, जिससे उनके स्पेसक्राफ्ट डेड हो जाएंगे और दूसरे ज़ॉम्बी बन चुके सैटेलाइट से भी उनको लगातार खतरा बना रहेगा कि कहीं वो उनसे टकरा न जाएं। यदि अगर कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी रेडिएशन एक्सपोजर मिनटों या फिर कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में उन एस्ट्रोनॉट्स की जान ले लेगा। धरती पर ब्लैकआउट की वजह से कोई रेस्क्यू मिशन भी अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। अगर इतना सब कुछ नहीं भी होगा, हमारी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स बची रहती है। हार्मफुल रेडिएशन को हमारा एटमॉस्फेयर अंदर आने नहीं देगा, लेकिन फिर भी इस ऑर्बिटल ब्लास्ट से जो ग्लोबल टेंशन जनरेट होगी वो किसी ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर कर सकती है। अभी कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि रशिया वाकई में स्पेस में वेपन्स प्लेस करने के लिए सीरियस है या फिर नहीं। ये कोई अफवाह भी हो सकती है या कोई सीरियस सीक्रेट मिशन भी हो सकता है। हम यहाँ सिर्फ रशिया ही नहीं, यूएसए और चाइना की भी बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये सभी देश सीक्रेटली बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन देशों के पास स्पेस में डिप्लॉय करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स न हो। सीक्रेटली ऐसे वेपन्स इन सभी देशों के पास मौजूद हैं। बस ये सब सुपर पावर की आड़ में घात लगाकर बैठे हैं। यूएसए का कहना है कि रशिया सीक्रेटली कुछ तो ऐसा प्लान कर रहा है। वहीं रशिया और चाइना यूएसए पर ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। रशिया ने जब से अपनी आईएसएस पार्टनरशिप को खत्म करने की अनाउंसमेंट की है, तब से ये थ्रेट और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ह्यूमैनिटी इसके लिए अभी रेडी नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी एक इंसान की सनक की वजह से पूरी मानव जाति पर संकट मंडराने लगे। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही इंसान देख चुके हैं। इससे 100 गुना बड़े स्केल पर स्पेस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन
हम सबको खत्म कर सकता है। अगर आपने 2012 मूवी देखी है या फिर अर्थ के डिस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि हमारी धरती का अंत किस तरीके से हो सकता है। बेशक हर मूवी में हम इंसान उस आपदा को रोकने की कोशिश करते हैं और शायद कुछ लोग मूवी के एंड में बच भी जाते हैं। ऐसी बहुत सी न्यूज आती रहती हैं और इवन बहुत सी यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पर यह बताया जाता है कि कौन से तरीके हैं जिनसे हमारी धरती खत्म हो सकती है, जैसे निबिरू और प्लेनेट एक्स की वजह से, मायन कैलेंडर और ऐसी ही कई प्राचीन भविष्यवाणियां, द ग्रेट फ्लड, अनस्टॉपेबल फायर, धार्मिक प्रोफेसीज, वॉल्केनोज, सुनामीज और स्पेस से आने वाली आपदाएं। इनमें से कुछ क्लेम्स वैज्ञानिक आधार पर दिए जाते हैं तो कुछ पूरी तरह से अलग होते हैं जिन्हें ना तो वेरीफाई किया जा सकता है और न ही पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में हम भ्रम में नहीं जी सकते। मनोरंजन के लिए निबिरू और प्लेनेट एक्स की कल्पना तो कर ही सकते हैं, जहां आज हम ये जानते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की घटनाओं को हम संभावनाओं के आधार पर ही देखते हैं। तो चलिए आज हम संभावनाओं पर विचार नहीं करेंगे और कुछ ऐसा देखेंगे जिसे होने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या होगा इंसानियत और इस पृथ्वी का आखिरी अंजाम, द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। जी हाँ, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये एक इनएविटेबल इवेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। हम ये जानते हैं कि आज हम इंसान इस धरती पर करीब 7.8 अरब की तादाद में हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आधुनिक मनुष्यों को इस धरती पर आए 3 से 4 लाख साल ही हुए हैं, लेकिन द ग्रेट एप्स यहाँ पर कुछ मिलियन साल पहले हुआ करते थे और उससे भी पहले कुछ स्पीसीज थीं जिनमें एवोल्यूशन हुआ तो वो ग्रेट एप्स बन गए। एवोल्यूशन का ये टाइमलाइन हिस्ट्री में 50 से 60 मिलियन साल पीछे जा सकता है, लेकिन समय में पीछे जाकर हम शायद ये देखकर चौंक जाएं कि इंसान कुछ ऐसे जीवों से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। बेशक यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जहाँ पर हम एक सिंगल ह्यूमन टाइम स्केल पर कुछ खास महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाखों सालों के एक बड़े टाइम स्केल पर एवोल्यूशन इनएविटेबल है। एवोल्यूशन रुक नहीं सकता। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी धरती पर कंडीशंस चेंज होती गईं, यहाँ पर रहने वाली स्पीशीज पर जिंदा रहने का प्रेशर भी उसी तरह से बदलता रहा। जो उस प्रेशर को झेलता गया वो आगे बढ़ता गया और जो नहीं झेल पाया उसने मौका दिया दूसरी स्पीशीज को आगे बढ़ने का। और इसी बीच जीवों में कुछ रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती गईं। कुछ म्यूटेशंस ने जीवों को उस बदलते परिवेश में ढलने में सहायता की और जीन्स ने वो खूबियां आगे की पीढ़ियों में पास ऑन कर दी और इस तरह से हम आज की दुनिया देख पाए। म्यूटेशंस आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। अनेकों खतरनाक बीमारियां जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही होती हैं और कई बार ये चीजें हमारे लिए वरदान भी साबित हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें आज से लाखों साल आगे की, बेशक हम इंसान यहाँ धरती पर तो होंगे ही, लेकिन एवोल्यूशन को कोई रोक नहीं पाया होगा। हम बात कर रहे हैं लाखों साल आगे के भविष्य की। वहां पर मनुष्य तो होंगे ही, लेकिन शायद सब इंसान नहीं होंगे। शायद कोई और ही स्पीसीज इस धरती पर राज कर रही होंगी और ज्यादा चांसेस हैं कि वो हम इंसानों का ही एडवांस्ड वर्जन हो। लेकिन उस समय पर भी इंसान और वो स्पीशीज नेचर का अल्टीमेट प्रेशर फेस कर रहे होंगे। ग्रह के बदलते क्लाइमेट और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, दूसरी स्पीशीज और इंसानों की वजह से, विश्व युद्ध, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की वजह से, नई बीमारियों और कुदरती आपदाओं की वजह से उन पर भी जिंदा रहने का प्रेशर बनेगा। म्यूटेशंस होते रहेंगे और इवेंचुअली किसी न किसी वजह से अंत आ ही जाएगा। किसी आपदा से कितने लोग बचे रहेंगे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल पर आज नहीं तो कल इंसानी अस्तित्व खत्म होगा और वो हमारे लिए इस दुनिया के खत्म होने का पहला कदम होगा, जिसकी शुरुआत खुद हमारे खत्म होने से होगी। इसके अलावा जो इंसान दूसरे ग्रहों पर रह रहे होंगे या धरती से माइग्रेट कर चुके होंगे, वो शायद इस धरती पर कभी वापस आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी भयानक होगा। द बॉइलिंग ऑफ अर्थ्स ओशंस। वैसे धरती को छोड़कर जो इंसान
कहीं और चले गए होंगे? क्या एवोल्यूशन वहां पर उनका पीछा छोड़ देगा? ये सवाल आपके लिए है। खैर, धरती पर अगर वापस आए आज के समय में, तो ये हमें खुशकिस्मती लगती है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती ठीक उसी साइज और मास की है जहां एटमॉस्फेयर हो सकता है, सूर्य से एकदम सही दूरी पर है। ऐसे पैरामीटर्स के ढेरों कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हमारा ग्रह बनता है, जहां हमें जमीन पर बहता हुआ पानी जिंदगी के पनपने का जरिया बन जाता है। और अगर इन प्रॉपर्टीज में से किसी एक में भी हल्का सा बदलाव आता है, तो यहाँ पर लाइफ की सारी इक्वेशंस पूरी तरह से बदल जाएंगी। जो आज डाइवर्सिटी और वैरायटी हमें धरती के जीवन में देखने को मिलती है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अरबों साल पहले धरती समुद्र से पूरी तरह से घिरी हुई थी, किसी समुद्री दुनिया की तरह, जहां पहले सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स जीवन ने अपनी शुरुआत की। जमीन पर जीवन इसके करोड़ों साल बाद आया, पर इस दौरान एवोल्यूशन सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ। हमारे सौरमंडल के केंद्र में बैठा ये सूरज भी एवोल्यूशन का ही शिकार है, और सबसे पहले ये इस धरती से समुद्र छीन लेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सूर्य अपने अंदर की हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में बदलता जाएगा, सूर्य और भी गर्म होगा और एक्सपैंड होने लगेगा। वो और भी ज्यादा चमकदार हो जाएगा और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगेगा। करीब 1 से 2 अरब साल बाद सूर्य से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगी। वो एनर्जी इतनी होगी कि जैसे ही वो धरती के समुद्रों को हिट करेगी, धरती के समुद्र उबलने लग जाएंगे। जैसे ही समुद्र उबलने लगेगा, धरती का एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर जाएगा, और जिसका नतीजा होगा एक ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगा। धरती का तापमान खतरनाक तरीके से बढ़ने लगेगा, और उस समय हमारा ग्रह भी वीनस की तरह नर्क बन जाएगा। धरती पर कंडीशंस जीवन के लिए इनहॉस्पिटेबल हो जाएंगी। सरफेस पर रहने वाली लगभग सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स बच पाएंगे जो बादलों के ऊपर रह सकते हैं, और इस तरह से कुदरती फैसला धरती पर आगे की जीवन की दिशा तय करेगा। लेकिन इंसान तो पहले ही खत्म हो चुके हैं या धरती छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी कुदरत धरती के लिए और भी बेरहम होती जाएगी, और आगे का फेज और भी खतरनाक होगा। द बैरन रॉक। आप सोच रहे होंगे कि समुद्रों का उबल जाना और भाप बनकर उड़ जाना बहुत बुरा था, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि धरती पर मौजूद हर एक चीज टूटकर बिखर जाएगी और उसके एटम तक इस दुनिया से चले जाएंगे। हर वो चीज जो कभी इस सतह पर रहा करती थी, वो राख में तब्दील हो जाएगी। हर एक चीज का नामो निशान मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ वो कंडीशंस हो जाएंगी जो आज हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह मरकरी पर हैं। आने वाले 5 से 7 अरब सालों में धरती के साथ कुछ ऐसा ही होगा, जब सूरज की कोर में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तब महाप्रलय शुरू होगा। इसकी कोर हीलियम और हैवी मेटल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और गर्म भी, जिसकी वजह से सूर्य की आउटर लेयर्स फैलने लगेंगी। जैसे ही सूरज एक्सपैंड होगा, उसकी बाहरी परतें ठंडी पड़ती जाएंगी, लेकिन इसके उलट सूरज और भी ज्यादा लुमिनस होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी कोर और ज्यादा गर्म और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, वहां पर हीलियम फ्यूजन की शुरुआत हो जाएगी, और हमारा सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार से एक सब जाइंट में बदल जाएगा, और फिर सब जाइंट से फुल फ्लेजेड हीलियम बर्निंग रेड जाइंट में। और हमारी धरती भी फिर अपनी एग्जिस्टेंस के प्रेशर को फील करेगी, लेकिन वो इतना प्रेशर विदस्टैंड नहीं कर पाएगी। हमारा सूरज आज के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसकी चमक आज से हजारों गुना तक बढ़ जाएगी। धरती पूरी तरह से उजड़ जाएगी, और ये अपने ऑर्बिट से धीरे धीरे पीछे हटने लगेगी। नजदीकी ग्रहों मरकरी और वीनस को सूरज कब का निगल चुका होगा। हालांकि हीलियम बर्निंग का ये जो फेज होगा, वो बहुत लंबा चलेगा, लाखों करोड़ों से लेकर अरबों साल तक, और आखिरकार सूर्य से हीलियम भी खत्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, इसकी कोर और कॉन्ट्रैक्ट और गर्म हो जाएगी, और फिर कोई एडिशनल फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगी। सूरज जल्द ही मर जाएगा। एक बड़े धमाके के साथ इसकी कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगी, और इसकी परतें और ऊपरी सतह धमाके के साथ स्पेस में उड़ जाएगी, जिससे एक प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। अगर इस फेज के दौरान उस रेड जाइंट ने धरती को नहीं निगला,
फिर भी धरती के बचने के कोई आसार नहीं होंगे, और अगर निगल लिया तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं तो ये एक कब्रिस्तान बन चुके सौरमंडल में लगातार घूमती रहेगी और एक बुझे हुए छोटे से तारे का चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन फिर भी ये कहानी का अंत नहीं है। स्वैलोड और रिजेक्टेड। अब चाहे धरती से इंसान बहुत पहले ही खत्म हो गए या छोड़कर चले गए, या फिर ये धरती रहने लायक नहीं बची, उसके बाद यहाँ पर मौजूद सबसे बेशकीमती चीज पानी पर हमला हुआ। उसके समुद्र सूख गए, वो उबलकर भाप बन गए। इसके बाद सब कुछ राख में बदल गया और फाइनली धरती अरबों साल तक कब्रिस्तान बने इस सौरमंडल में घूमती रहेगी। कॉस्मिक रेज क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती पर बरसती रहेंगी, लेकिन हमारी धरती उस समय भी किसी लाश की तरह एग्जिस्ट करती रहेगी। इस अंधकार से भरे अंतरिक्ष में ठंडे पड़ चुके तारे के इर्द गिर्द ये मंजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोलिजन, कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराकर इसे खत्म न कर दे या फिर अपने आप में समाकर इसका अस्तित्व न मिटा दे। ये ब्रह्मांड वाकई एक भयानक जगह है जहाँ पर वायलेंट चीजें होती रहती हैं, और शायद यही ब्रह्मांड का नियम है, इजेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती के पास से होकर गुजरेगा और धरती को ग्रेविटेशनली इस सौरमंडल से बाहर निकालकर फेंक देगा, और धरती किसी बेकाबू ग्रह की तरह इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक ऐसे ही भटकती रहेगी। स्लो डेथ। धरती इसी सौरमंडल में बनी रहेगी जहां ना तो सूरज का प्रकाश होगा और न ही गर्मी। ये उस ड्वार्फ स्टार को अनगिनत बार ऑर्बिट करेगी और अंत में अरबों खरबों साल बाद उसी में समा जाएगी, और धरती की कहानी कुछ इस तरह खत्म होगी। ये दुनिया लाजमी तौर पर एक दिन खत्म होगी जहां हम रहते हैं, जिसे हम धरती कहते हैं। अगर क्रिएशन एक फैक्ट है तो डिस्ट्रक्शन एक अल्टीमेट फैक्ट है, और यहाँ पर हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, आंख बंद करके कोई तुक्का नहीं लगा रहे, बल्कि हमारी आज तक की विज्ञान की समझ और साइंटिफिक अचीवमेंट से निकाला गया एक नतीजा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर धरती का फ्यूचर हम जानते हैं, लेकिन जो निकट भविष्य है वो हमारे हाथों में है, हमारे दायरे में है। वो हमारी चॉइस है कि एज अ स्पीसीज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। विज्ञान हमें भविष्य भी दिखा सकता है, लेकिन उस भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे जीना है आजादी और आत्मसम्मान के साथ, वो हमें तय करना होगा, ताकि हम इस ब्रह्मांड में एक अच्छा और बेहतर और एक लंबे समय तक एज अ ह्यूमन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएं। टिक टिक करती ये घड़ी बता रही है कि अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। एक मैसिव एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा। उसका टारगेट है एक बहुत बड़ा शहर, घनी आबादी वाला। एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। धरती पर लोग पूरी तरह से इस आने वाले खतरे से अनजान अपने रोजाना के कामों में लगे हुए हैं। एस्टेरॉयड 6 किलोमीटर डायामीटर का है, और जब ये टकराएगा इससे होने वाली तबाही कैटास्ट्रॉफिक होगी। लेकिन इम्पैक्ट से पहले उन आखिरी 24 घंटों में पृथ्वी पर क्या परिस्थितियां होंगी? सरकारों का इस अचानक आई आपदा पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा? क्या वैज्ञानिक इसे रोक पाएंगे? और आम लोगों का क्या होगा जब उन्हें ये एहसास होगा कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है? उन्हें इसका सामना करना होगा। ये कोई ड्रिल नहीं है। इस वीडियो में हम धरती से एस्टेरॉयड के टकराने के 24 घंटों पहले के उन आखिरी लम्हों की डरावनी तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। हम उस दहशत, डर और उस अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन को करीब से महसूस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में आप खुद से सवाल पूछिएगा कि अगर ये सिनेरियो रियल होता तो आप अपना आखिरी दिन कैसे गुजारते? एस्टेरॉयड्स इस धरती से पहले भी टकराए हैं और ऐसा दोबारा भी होगा, लेकिन क्या हो अगर वो हमसे अगले 24 घंटों में ही टकराने वाला हो? चलिए इम्पैक्ट के काउंटडाउन को शुरू करते हैं। इम्पैक्ट से 24 घंटे पहले
ये सब एक डिस्कवरी से शुरू हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स एक बड़े एस्टेरॉयड को हफ्तों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एस्टेरॉयड चांद के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन अचानक ही एक रात रडार्स उस घात लगा रहे एस्टेरॉयड को पकड़ लेती हैं। एस्टेरॉयड इतना करीब आ चुका है कि उसे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। कैलकुलेशंस ने जो दिखाया वो सिर्फ तबाही और खौफनाक है। ये 24 घंटों में सीधा हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। एस्टेरॉयड इतना बड़ा है कि उसके टकराते ही बड़े स्केल पर तबाही होगी। ये एस्टेरॉयड अमेरिका के न्यूयॉर्क पर गिरने वाला है। वैज्ञानिक इस बात की खबर इमीडिएटली गवर्नमेंट एजेंसीज को देते हैं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो और सीएनएसए और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस भी हरकत में आ जाता है। लेकिन टकराव को सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। ऐसे में मिशन लॉन्च करके उसे रास्ते से भटकाने या तबाह करने का समय निकल चुका है, क्योंकि एस्टेरॉयड धरती के इतना करीब आ चुका है कि ऐसे मिशन से हम उसे रोक नहीं पाएंगे और आनन फानन में मिशन भी लॉन्च नहीं किया जा सकता। सबके सामने रियलिटी और भी क्लियर होती चली जाती है। ये एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बुद्धिमत्ता सब धरी की धरी रह गई। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट कंफर्म होने के कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के लीडर्स को ये चेतावनी पहुंचा दी जाती है। न्यूयॉर्क और इस दुनिया की लगभग आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ये 24 घंटे उनकी जिंदगी के आखिरी 24 घंटे होने वाले हैं। इसलिए आम लोगों को एक इमरजेंसी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये संदेश सिंपल था लेकिन डरावना भी। एक सिटी किलर जायंट एस्टेरॉयड आने वाले 24 घंटों में धरती से टकराने वाला है। अगर आप इवैक्यूएट कर सकते हैं तो जल्दी कीजिए, किसी सुरक्षित स्थान पर शेल्टर लीजिए और इम्पैक्ट के लिए तैयार रहें। ज्यादातर लोग ये सुनकर दहशत में आ गए। उन्होंने अभी अभी जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? लोग ये सोच रहे थे कि इस अनंत ब्रह्मांड में एस्टेरॉयड के लिए धरती एक बहुत छोटा सा टारगेट है और ये संयोग आखिर कैसे हुआ। लेकिन सच एकदम क्लियर था सबके सामने, और जैसे ही ये खबर फैलती जा रही थी पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। ऑफिस जा रहे लोग, घर से बाहर जा रहे लोग सबसे पहले अपने घर फोन करके इस बात को कंफर्म करने लगे। घर वालों का हालचाल पूछने लगे। समय इतना कम था कि सब लोग घर से बाहर जहां पर भी थे वो शहर की ओर तेजी से आने लगे ताकि अपने घर वालों को लेकर इस शहर को छोड़ा जा सके। यही संदेश दुनिया भर के बाकी देशों ने भी अपने लोगों में ब्रॉडकास्ट किया। हर तरफ दहशत का माहौल था। आसमान में एक अजीब सी चुप्पी थी। लोग आसमान की इस शांति को देखकर घबरा रहे थे। सरकारें ऑर्गेनाइज तरीके से इवैक्यूएशन करवा रही हैं, लेकिन इम्पैक्ट जोन में सबको बचा पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ सबको क्विक डिसीजंस लेने हैं। समय पल पल कम होता जा रहा है। या तो उस जगह को छोड़ दो, कहीं दूर शेल्टर की तलाश करो, या फिर आंखों के सामने एस्टेरॉयड को गिरता देखो। इम्पैक्ट से 18 घंटे पहले हर जगह काउंटडाउन चल रहा है। दुनिया भर के कोने कोने में सरकारें एक्शन में आ चुकी हैं। इम्पैक्ट जोन में शहर को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से शहर में हर तरफ अव्यवस्था, गड़बड़ियां और अराजकता फैली हुई है। हाईवेज किसी पार्किंग लॉट की तरह दिखाई दे रहे हैं। कोई अपनों को लेने के लिए घर जाना चाहता है तो कोई शहर छोड़कर भाग रहा है। लाखों लोग हाईवेज पर ही फंस चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बुरा हाल है। भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई है। लाखों लोग एयरपोर्ट्स की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन सीट्स भरने की वजह से एयरपोर्ट्स को भी शट डाउन कर दिया गया है। अब ये क्लियर हो गया है कि सब लोगों को बाहर निकालने का समय नहीं है। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। हर कोई अपने और अपने परिवार की जान बचाना चाहता है। कई जगहों पर दंगे भी देखने को मिलते हैं। इवैक्यूएशन के लिए नेशनल मिलिट्री डिप्लॉय कर दी जाती है, लेकिन इस ऑपरेशन के स्केल को देखकर वो भी घबरा जाते हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज को अपनी लिमिट्स तक यूज कर दिया जाता है, लेकिन डर इतना ज्यादा है कि जगह जगह पर विद्रोह देखने को मिलता है।
इस बार सरकार इम्पैक्ट जोन से बाहर के लोगों को चेतावनी देती है। जो भी लोग इम्पैक्ट जोन से बाहर हैं, वो जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अंडरग्राउंड बंकर की तलाश करें, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद आपका सामना शॉक वेव से होगा। घरों में रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शॉक वेव सब कुछ तबाह कर देगी। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। इस टक्कर से डैमेज सिर्फ इम्पैक्ट साइट पर ही नहीं होने वाला, बल्कि पूरा ग्लोब इसकी चपेट में आने वाला है। वहीं दुनिया भर के लीडर्स लोगों में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो सब जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिशियंस वैज्ञानिकों के साथ अर्जेंट मीटिंग्स करते हैं और वर्स्ट के सिनेरियो को डिस्कस किया जाता है। रिसोर्सेज को सही दिशा में लगाने पर बात होती है, लेकिन अब सिर्फ 18 घंटे से भी कम का समय बचा है। समय फिसलता जा रहा है। अमेरिकी सरकार अपने सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों और बंकरों में कुछ लोगों को बचाना चाहती है, ताकि इस आपदा से उन लोगों को बचाया जा सके जो मानव सभ्यता को नया भविष्य देंगे। इस तरह से हर तरह के एक्सपर्ट लोगों को चुना जाता है। इस तरह की आपदा से बचने के लिए बनाए गए खास बंकरों में उन लोगों को एयरलिफ्ट करके लाना शुरू किया जाता है। खास निर्देश दिए जाते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाए। परिवार में बच्चों को छोड़कर किसी को भी लाने का ऑर्डर नहीं था। मीडिया आउटलेट्स लगातार आ रही अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इवैक्यूएशन के प्रयासों को और समस्याओं को लगातार दिखाया जा रहा है। भारत में टीवी पर ये सब देखकर लोग सहम गए हैं। उन्हें परिस्थिति की गंभीरता का एहसास हो चुका है। जंगल की आग की तरह पूरे देश में गंभीर परिस्थिति हो चुकी है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में सड़कों पर आ चुका है। इम्पैक्ट से 12 घंटे पहले पूरी दुनिया या तो टीवी के सामने बैठी है या सड़कों पर जद्दोजहद कर रही है। वो सब डरे हुए हैं, वो सब दहशत में है, क्योंकि उनकी घड़ी उन्हें डरा रही है। इम्पैक्ट में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क और अमेरिका के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया को इस डर ने जकड़ लिया है। जैसे जैसे न्यूज आउटलेट्स इस आने वाले डिजास्टर को कवर कर रहे हैं, वैज्ञानिक लगातार डिटेल्ड प्रेडिक्शन करने में लगे हैं कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, कौन कौन सी जगहें सुरक्षित हैं। टीवी पर प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट जोन का मैप दिखाया जाता है। लोगों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पूरी तरह से लाइव दी जा रही है। इधर एस्टेरॉयड 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। जब ये टकराएगा तो अभी तक डेटोनेट किए गए किसी भी एटॉमिक बॉम्ब से अरबों गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। लोग इस आफत को आता देख अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग तो धार्मिक हो जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। वो चर्च, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में इकट्ठा हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका भगवान कोई चमत्कार कर दे, बचा ले इस धरती को। वहीं कुछ लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि अगले दिन तक ये दुनिया तबाह हो चुकी होगी। उन्हें लगता है कि वैज्ञानिकों या सरकारों से कोई गलती हुई है। वहीं कुछ लोग इस आने वाली मुसीबत को स्वीकार कर लेते हैं और अंत से जूझने की तैयारी करते हैं। सोशल मीडिया इस दुनिया के आखिरी कुछ घंटों की डिजिटल डायरी बन जाती है। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दुनिया भर को आखिरी गुड बाय पोस्ट करते हैं। कुछ लोग बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए पोस्ट करते हैं। देखा जाए तो हर तरफ इंटरनेट इसी से भर जाता है। #फाइनल डे, #एस्टेरॉयड स्ट्राइक जैसे हैशटैग से इंटरनेट पर बाढ़ आ जाती है। लोग तरह तरह की फोटोज, मैसेजेस पोस्ट करते हैं। कुछ लोग लाइव स्ट्रीम करके इस भयंकर तबाही को दुनिया भर तक पहुंचाना चाहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से बिखर जाता है। लोग जॉब्स और बिजनेसेस को छोड़कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे अपने प्रियजनों के साथ बिताना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट ये खबर आते ही क्रैश कर चुकी है। कंपनियां एक ही दिन में कंगाल हो चुकी हैं। बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं। दुनिया भर में बैंकों में लूटपाट की खबरें आने लगी हैं। पूरी धरती पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, टेंशन्स बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। कुछ देश जो इम्पैक्ट जोन से बाहर हैं, वो लोगों को शेल्टर देने और मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कि ये उनके आखिरी प्रयास हैं।
चाहे उनकी या किसी की भी जान बचे या ना बचे, उन्हें प्रयास तो करना ही होगा। इम्पैक्ट से 6 घंटे पहले। इम्पैक्ट में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। सिचुएशन अब और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। बहुत से लोगों ने जो शहर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इम्पैक्ट जोन में जो इवैक्यूएट नहीं कर पाए, वो अपनी जिंदगी के वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। फैमिलीज घरों में एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। वो कन्फेशंस करते हैं और गिले शिकवे भूलकर उन आखिरी मोमेंट्स में खुलकर जीना चाहते हैं। वो एक दूसरे को कंफर्ट देने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इस आ रहे एस्टेरॉयड को घरों में नहीं बल्कि छतों और खुले मैदानों से देखने के लिए निकल पड़ते हैं, इस आशा से कि उनके फाइनल मोमेंट्स शांति भरे हों। वहीं कुछ लोग ये जानते हुए भी कि बचना मुश्किल है, फिर भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स और बेसमेंट्स में छिप जाते हैं। वो अपने परिवार का ढांढस बढ़ाते हैं और इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अफरा तफरी के माहौल में कई नेकी और दयालुता की कहानियां भी सामने आने लगीं। वो पड़ोसी जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, इस दिन उनमें से एक ने अपने बेसमेंट के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। पड़ोसी राशन पानी में एक दूसरे की हेल्प करते नजर आए। इन आखिरी कुछ घंटों में कम्युनिटीज आपस में इकट्ठा होकर इस डिजास्टर को साथ में मिलकर फेस करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब ये दुनिया वैसी नहीं रही जैसी करीब 18 घंटे पहले थी। इस दहशत की वजह से कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हुए लोग लूटपाट करते भी नजर आए। लोग बड़े बड़े स्टोर्स, दुकानों और गोदामों को लूट रहे थे ताकि वो बंकर्स में लंबे समय तक सरवाइव कर पाएं। कुछ मौका परस्त लोग घरों में चोरियां कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि ये खतरा कितना भयंकर होने वाला है। पुलिस बल इतने लोगों की भीड़ के सामने कमजोर पड़ता नजर आता है। वो इस अराजकता को सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आखिरी कुछ घंटों में रिलीजियस लीडर्स भारी संख्या में लोगों को प्रवचन देने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, जो उन लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं और धर्म की बातों से वो लोगों को इस आपदा का सामना करने का उत्साह देते हैं। फिलोसोफर्स, वैज्ञानिक, थिंकर्स और बड़े बड़े धर्मगुरु जीवन के ऊपर अपने विचार पेश करते हैं और जीवन के अर्थ, इसके उद्देश्य पर डिबेट करते हैं। ब्रह्मांड और इसमें बसी मानव सभ्यता पर भी डिबेट होने लगती है। इसमें कई लोग इस आपदा को स्वीकार करते हुए एस्टेरॉयड के टकराने का इंतजार करने लग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये खुद के अंदर झांकने का समय होता है। वो अपने जीवन को याद करते हैं, अपने किए अच्छे बुरे कर्मों को याद कर ईश्वर की शरण में चले जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये समय डर, घबराहट और पैनिक का है। वो मौत को आता देख बौखला गए हैं। पूरी दुनिया की लैब्स में अभी भी वैज्ञानिक बिना थके काम कर रहे हैं। वो कैलकुलेट कर रहे हैं किसी ऐसे लास्ट मिनट वेरिएबल को जो इस पूरे खेल को पलट कर रख दे, जो उन्हें आशा की एक किरण दिखा पाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आखिरी पलों में वो एस्टेरॉयड अपना रास्ता बदल दे? वैज्ञानिक भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे और दुनिया भर के अरबों लोग भी। क्या इस समय भी कुछ किया जा सकता है जो हमारे ग्रह को बचा ले? लेकिन महज 6 घंटों से भी कम समय बचा था। घड़ी की टिक टिक सबकी आशाओं पर पानी फेर रही थी। आशा की किरण अब धुंधली पड़ने लगी थी। इम्पैक्ट से 1 घंटे पहले। टक्कर में बस 1 घंटा बाकी रह गया। अब वो दैत्याकार एस्टेरॉयड आसमान में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बहुत चमकीला है और तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। हर मिनट उसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज चैनल्स के कैमरास उस आते हुए एस्टेरॉयड की लाइव फुटेज दिखाने लगते हैं। वैज्ञानिक रियल टाइम में एस्टेरॉयड की प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करते हैं। हर कोई जानता है कि आने वाले 1 घंटे के बाद क्या होगा। सर्विस कर रहे सोल्जर्स, वैज्ञानिक, पुलिस, टीवी रिपोर्टर्स और बाकी आम लोग भी इस आपदा में मरने वाले हैं। वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं इंसानियत के लिए, ताकि मानव जाति एक बार फिर उठ खड़ी हो। वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस आखिरी घंटे में इम्पैक्ट साइट के एरिया में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है।
पक्षी आसमान में ऐसे उड़ने लगते हैं मानो वो जानते हों कि अंत निश्चित है। पशु जानवर जंगलों से निकलकर शहरों की तरफ भागने लगते हैं। इम्पैक्ट साइट के नजदीक लोग छतों पर, बीचेस पर और खुले मैदान में एस्टेरॉयड को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वो आसमान को देखते हैं। कुछ लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बच्चे डरे और सहमे हुए हैं। कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं। कुछ घरों में परिवारों के साथ बैठे अपने अंतिम पलों को बिताना चाहते हैं। सब लोगों में एक बात कॉमन है, सब जानते हैं कि ये होकर ही रहेगा। सब तैयार हैं एक जोरदार धमाके के लिए। पूरी दुनिया के लोग इवेंट को लाइव देख रहे हैं। सब जानते हैं कि इम्पैक्ट के बाद शॉक वेव आएगी। धरती और एस्टेरॉयड का मलबा आसमान में मौत बनकर बरसेगा और ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। कुछ वैज्ञानिक ग्लोबल इम्पैक्ट विंटर की भविष्यवाणी कर चुके हैं, जहां धूल, मिट्टी और एक्सप्लोजन से निकला मलबा सूरज से आने वाली लाइट को महीनों या सालों तक के लिए ब्लॉक कर देगा। इससे फसलें नष्ट हो जाएंगी। बिना सूरज की रोशनी के पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सरकारें इस आखिरी घंटे में लोगों के लिए एक फाइनल स्टेटमेंट जारी करती हैं। कुछ ही मिनटों में हमारा सामना हमारे सबसे बड़े डर से होगा। एस्टेरॉयड टकराने वाला है। घबराइए नहीं, जहां जगह मिले वहां छिप जाइए। किसी सुरक्षित जगह जाने में समय बर्बाद न करें। टक्कर के बाद हम में से आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। हम दुआ करते हैं कि इस टक्कर के बाद एक नए सिरे से दुनिया को दोबारा बनाएंगे। हम सब इस टक्कर के लिए तैयार हैं। कुछ जगहों पर धार्मिक गुरु लोगों को इकट्ठा करके आखिरी प्रार्थना करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं कुछ लोग अपने प्रियजनों के साथ इकट्ठा होते हैं उन फाइनल मोमेंट्स को साथ में बिताने के लिए। वो सब इंतजार करते हैं उस एक पल का, उस एक धमाके का। आखिरी कुछ पलों में दुनिया की सांसें मानो रुक जाती हैं। टकराव और टकराव होता है। आखिरकार एस्टेरॉयड अपनी अकल्पनीय शक्ति के साथ धरती से टकरा जाता है। आसमान अंधा कर देने वाली रोशनी से भर जाता है और फिर एक जोरदार धमाका। इतनी तेज आवाज कि आसपास के लोग इसे सुनते ही होश खो बैठे होंगे और मर गए होंगे। जो लोग इम्पैक्ट साइट पर मौजूद थे, उनके दिमाग को न तो ये सोचने का टाइम मिला और न ही रिएक्ट करने का टाइम मिला। ह्यूमन ब्रेन का रिएक्शन टाइम 100 से 120 मिलीसेकंड का होता है। इससे पहले कि उनका दिमाग कुछ प्रोसेस कर पाता, कुछ सोच पाता, वो इंस्टेंटली वेपोराइज हो गए। इस इम्पैक्ट से जो एनर्जी रिलीज हुई वो हम इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो शॉकवेव थी जो सैकड़ों किलोमीटर तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तनाबूद करती चली गई। बिल्डिंग्स ढह गईं, जंगल पूरी तरह से उजड़ गए। जमीन पर सिर्फ तबाही के मंजर के अलावा कुछ और नहीं था। शॉकवेव सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी, यानी इम्पैक्ट का धमाका सुनने से पहले ही शॉकवेव दूर शहरों तक पहुंच रही थी। ये भयंकर दृश्य देखने के लिए वहां कोई नहीं बचा था। सब उस एस्टेरॉयड की भेंट चढ़ चुके थे। कुछ देर बाद जब शॉकवेव की इंटेंसिटी कम हो गई, तब असली तबाही की शुरुआत हुई। इम्पैक्ट साइट से धरती और एस्टेरॉयड के मलबे के टुकड़े आसमान में उड़ गए थे। ये गर्म लावा था जो अब शहरों, घरों और छिपे हुए लोगों पर बरसने वाला था। धूल मिट्टी से पूरा आसमान भर गया। जंगल में आग फैल गई जिससे जानवर जलकर मरने लगे। इंसान इस तबाही को नहीं झेल पाए। आसपास के सभी लोग इस तबाही में मारे गए। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरी धरती पर बड़े बड़े भूकंप देखे गए। समुद्र में भूकंप की वजह से लहरों ने अपना आकार बढ़ा लिया और सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें शहरों को निगलने के लिए अब आगे बढ़ने लगी थी। टकराव एक जगह पर हुआ, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। सूर्य की रोशनी सालों तक धरती की सतह तक नहीं पहुंच सकती थी, जिससे धरती का तापमान एकदम से कम हो गया। ग्लोबल इम्पैक्ट विंटर्स आ चुकी थी। फसलें खराब होने लगीं। जो जीव जंतु बचे थे वो एक एक कर मरने लगे। लेकिन इंसान जो इस तबाही को सरवाइव कर पाए,
उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था। अब उन्हें कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत का सामना करना था। ग्लोबल इम्पैक्ट विंटर्स के अलावा फूड चेन और इकोसिस्टम कोलैप्स होने से सरवाइव करना इस धरती पर बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इम्पैक्ट के बाद क्या क्या हुआ? क्या मानव इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर पाया? इसका जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। हमने आज जो सिनेरियो देखा वो भले ही किसी साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट लग रहा हो, लेकिन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एक सच्चाई है। आप खुद से ये सवाल करिए कि इन परिस्थितियों में अगर आप होते तो आप क्या करते? एफिल टावर के आकार का एक बड़ा एस्टेरॉयड तेजी से हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है, बंदूक से निकली गोली से भी तेज रफ्तार से। और जब ये धरती के पास होगा तो ये हमारे सैटेलाइट्स के बीच से होता हुआ धरती के एकदम पास आ जाएगा। सीरियसली, हम यहाँ पर किसी साइफाई मूवी के सीन की बात नहीं कर रहे। ये एक रियल इवेंट होने वाला है। ज्यादा नहीं, आने वाले सिर्फ कुछ ही सालों में इस एस्टेरॉयड का अपना नाम है और शायद आपको इसे एक बार फिर से याद कर लेना चाहिए, एपोफिस। लेकिन इस एस्टेरॉयड से हमें जो खतरा होगा, आखिर वो कहां तक एक रियल डेंजर साबित होगा? क्या ये एस्टेरॉयड सच में हमारी धरती से टकराने वाला है? और अगर हां, तो ये हमें आखिर कितना नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या ये उस महाविनाश जैसा हो सकता है जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर्स को धरती से खत्म कर दिया था? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि अगर हम इसके बारे में इतना कुछ जानते हैं तो इस मैसिव डिजास्टर से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिक आखिर क्या कर रहे हैं? सन 2004 में एपोफिस की खोज से लेकर आज तक इसने एस्ट्रोनॉमर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। केओस और डिस्ट्रक्शन के इजिप्शियन गॉड के नाम पर इस एस्टेरॉयड को एपोफिस नाम मिला है, जिसे कहीं ना कहीं ये एस्टेरॉयड जस्टिफाई भी करता है। ये एस्टेरॉयड हमेशा से हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है कि अंतरिक्ष भले ही देखने में एकदम शांत दिखाई दे, लेकिन असलियत ये है कि हम एक ऐसे कॉस्मिक इलाके में रहते हैं जहां पर हमारे बचे रहना ही हमारी खुशकिस्मती माना जाता है। हम घिरे पड़े हैं ऐसे खतरों से जो हमें एक पल में ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एपोफिस का खतरा भी रियल हुआ तो? व्हाट इज एपोफिस? एपोफिस, जिसका ऑफिशियल नेम 99942 एपोफिस है, ये एक ऐसा एस्टेरॉयड है जिसे NEO यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये मैसिव स्पेस रॉक करीब 370 मीटर डायमीटर की है। ऊंचाई में देखा जाए तो करीब एफिल टावर जितनी ऊंचाई, और इसका भार एस्टोनिशिंग 20 मिलियन टन के करीब है। अगर इसे कंपेयर करके देखा जाए तो शहर के सारे स्काईस्क्रेपर्स को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा स्काईस्क्रेपर बना दिया जाए और वो बड़ा सा टुकड़ा जो धरती की ओर करीब 25,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा हो, वो एपोफिस है। सन 2004 में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना के एस्ट्रोनॉमर्स ने जब से इसकी खोज की है, तभी से एपोफिस एस्टेरॉयड पूरे इतिहास में सबसे बारीकी से स्टडी और मॉनिटर किया जाने वाला एस्टेरॉयड बन चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स की इनिशियल ऑब्जर्वेशंस ये बता रही थी कि इस एस्टेरॉयड के सन 2029 में धरती से टकराने के चांसेस करीब 2.7% हैं, और इसी वजह से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी मानो हिल गई थी। हालांकि इसके बाद इस एस्टेरॉयड पर और भी कई रिसर्चेस की गईं, जिन्होंने 2029 में इसके धरती से टकराने की संभावना को रूल आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी एपोफिस हमारे लिए एक सीरियस डेंजर बना हुआ है। इसके धरती से टकराने का खतरा तो टल चुका है, लेकिन अभी भी अंतरिक्ष में इसका रास्ता हमारे प्लेनेट के बहुत नजदीक से निकलता है, जहां इसके ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव भी इसके रास्ते को पूरी तरह से बदल देगा, जिससे आने वाले समय में इसके धरती से टकराने के चांसेस दोबारा बढ़ सकते हैं। देखा जाए तो अभी स्पेस में काउंटलेस एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एपोफिस हमें सबसे ज्यादा डराता है, और वो इसलिए क्योंकि ये धरती पर तबाही लाने की क्षमता रखता है। हम इसकी फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए भी इस पर नजरें बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि ये सिर्फ एक एस्टेरॉयड नहीं है, बल्कि धरती के आसपास मौजूद सबसे बड़ी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है और इसका भविष्य और हमारा भविष्य कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। द 2029 क्लोज अप्रोच। 13 अप्रैल सन 2029। अपने कैलेंडर्स में इस डेट को मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन एपोफिस धरती को क्लोज अप्रोच करने वाला है। ये अप्रोच बहुत ही क्लोज होगा। स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में क्लोज का मतलब है जस्ट छू कर निकल जाना, एंड आई रियली मीन इट। एपोफिस उस दिन धरती से 31,000 किलोमीटर दूर से निकलने वाला है। ये दूरी इतनी कम है कि ये बहुत सी सैटेलाइट्स के बीच से होकर निकलेगा। ये इवेंट इतना अमेजिंग होगा कि दुनिया भर के कई हिस्सों से, इंक्लूडिंग यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई इलाकों से इस एस्टेरॉयड को नाइट स्काई में आसमान से गुजरते हुए नेकेड आईज से भी देखा जा सकेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं एक बड़े स्काईस्क्रेपर जितने बड़े चट्टानी टुकड़े को अपने सर के ऊपर से गुजरते हुए देखना। रोमांचक तो होगा, लेकिन डरावना भी। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिक 2029 के इम्पैक्ट को रूल आउट कर चुके हैं, पर बैड न्यूज ये है कि 2029 में क्लोज अप्रोच होना तो तय है और ये इवेंट एपोफिस के फ्यूचर ऑर्बिट को कुछ इस तरह से अल्टर कर देगा कि इसके ऑर्बिट को प्रिडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब ये एस्टेरॉयड धरती के करीब आएगा तो धरती की ग्रेविटी इसे अपनी ओर खींचेगी, जिससे इसकी ट्रेजेक्ट्री में हल्का सा बदलाव आएगा और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हल्का सा बदलाव फ्यूचर में इसे हमारी धरती से टकरा सकता है, शायद 2036 में या फिर इसके बाद के क्लोज अप्रोचेस में। हालांकि 2029 में इम्पैक्ट के चांसेस ना के बराबर हैं, फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटीज की रडार पर यह एस्टेरॉयड लगातार रहने वाला है, क्योंकि संभावनाएं चाहे कम हो, लेकिन इससे जो हालात पैदा होंगे उन्हें किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। एपोफिस आज तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में धरती के सबसे करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड होने वाला है और वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस एस्टेरॉयड को इतना नजदीक से स्टडी करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ये क्लोज अप्रोच हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि कॉस्मोस में हमारी एग्जिस्टेंस कितनी नाजुक है। व्हाट इफ एपोफिस एक्चुअली हिट अर्थ? चलिए वर्स्ट के सिनेरियो की बात करते हैं। अगर एपोफिस सच में धरती से टकराया तो? अगर सच में ऐसा हुआ तो ये टकराव करीब 1200 मेगाटन्स एनर्जी रिलीज करेगा। कंपैरिजन देखा जाए तो हिरोशिमा पर गिराया गया एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ 15 किलोटन एनर्जी रिलीज कर पाया था, जिसका मतलब यह है कि एपोफिस का इम्पैक्ट 80,000 हिरोशिमा बॉम्ब्स की ताकत के साथ होगा। अगर एपोफिस धरती की सतह से टकराता है तो शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इवन लैंडस्केप भी इस टक्कर की भेंट चढ़ जाएगा। इम्पैक्ट की फोर्स इतनी होगी कि पूरी धरती पर भूकंप के झटके महसूस होंगे और इवन ज्वालामुखी इरप्ट होते हुए भी देखे जा सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि एपोफिस समुद्र से टकराता है तो पूरी कोस्टलाइन को निगलने के लिए बड़ी सुनामी घात लगाकर अपना शिकार करेगी। पूरी धरती के समुद्रों में इस टक्कर की शॉकवेव को महसूस किया जा सकेगा। इम्पैक्ट साइट पर जो लहरें बनेंगी वो सैकड़ों मीटर ऊंची होंगी, जो अनइमेजिनेबल फोर्स के साथ कोस्टलाइन से टकरा जाएंगी। अगर इस इवेंट का मैग्नीट्यूड हम हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स के कंपैरिजन में देखें तो चिक्सलूब एस्टेरॉयड, जिसने करीब 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स को विलुप्त कर दिया था, वो एपोफिस से कहीं ज्यादा बड़ा एस्टेरॉयड था। एपोफिस पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म करने की ताकत तो नहीं रखता, लेकिन इम्पैक्ट साइट और आसपास के इलाकों में होने वाली तबाही इतनी होगी जो ना तो हमने पहले कभी देखी है और ना ही इमेजिन की है। डेवेस्टेशन का वो ट्रू स्केल हम सबको दहला देता है। इम्पैक्ट से जो पूरी दुनिया पर असर होगा वो बहुत खतरनाक होगा। धरती का एटमॉस्फेयर धूल और मलबे से भर जाएगा, जो सतह तक आने वाली सूरज की लाइट को एकदम से ब्लॉक कर देगा। सनलाइट न आने से हमारी धरती पर शॉर्ट टर्म के लिए कूलिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो न्यूक्लियर विंटर के जैसा ही होगा और इंसानों के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। पेड़ पौधे और वनस्पति जीवन बिना सूर्य की रोशनी के मरने लगेगा।
फसलों के बिना इंसानों के पास जीने के सीमित विकल्प ही रह जाएंगे। खाने की कमी और भुखमरी के अलावा एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल और इंसानी जीवन को जो नुकसान होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हाउ आर वी प्रिपेयरिंग? शुक्र है कि ये किसी हॉलीवुड मूवी का प्लॉट नहीं है जहां लोग हेल्पलेस होकर इम्पैक्ट का इंतजार करते हैं। हमारी इंसानी सभ्यता इस तरह के एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से निपटने की तैयारी बहुत पहले से कर रही है। नासा का प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस इस तरह के हजार्डस एनईओज, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में सबसे आगे है, जिससे कि हम इससे निपटने की बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। एपोफिस को नासा इसकी खोज के बाद से ही लगातार ट्रैक कर रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत आज हमारे पास इस एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी का एक क्लियर आइडिया मौजूद है। हमें इसके बारे में दशकों पहले से पता है। इसे ट्रैक करना तो सिर्फ शुरुआत है। नासा ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो इस एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से पहले ही डिफ्लेक्ट कर देगा। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट और डार्ट ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को टकराकर एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को चेंज करने की कोशिश की जाती है और खुशकिस्मती से इसके रिजल्ट्स आपको खुश कर देंगे। असल में नासा ने डाइमॉर्फोस नाम के एस्टेरॉयड को टारगेट करके उसके ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव लाने में सफलता हासिल कर ली है। नासा के अलावा भी दूसरी स्पेस एजेंसीज जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी सिमिलर से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कुल मिलाकर हम एस्टेरॉयड से होने वाले नुकसान और खतरों से वाकिफ हैं और हमारा गोल है कि हम अपनी धरती को किसी भी कॉस्मिक थ्रेट से बचा सकें। ऑफ कोर्स सही मायनों में ऐसे खतरों के लिए तैयार होने के लिए सरकारों और आम नागरिकों को भी इसमें शामिल होना होगा। सरकारें उस समय किस तरह से रिएक्ट करेंगी, इवैक्यूएशन प्लान्स क्या होंगे, अगर कोई भी कुछ ना कर पाए तो उस कंडीशन में कहां पर जाना है, कहां छिपना है और इम्पैक्ट के बाद जीवन को कैसे पटरी पर लाया जाएगा, ये सब हमारी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। कुड वी सर्वाइव एन एपोफिस इम्पैक्ट? देखा जाए तो इस एस्टेरॉयड के टकराने का ख्याल ही डराने वाला है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम आज के समय पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं इस तरह के इवेंट्स का सामना करने के लिए। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें वो पावर दी है जिसके बारे में हमारे पूर्वज सोचा करते होंगे, लेकिन हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। लेट्स बी रियल, क्या हम सच में एपोफिस का सामना कर पाएंगे? लोकल लेवल पर कोई डाउट नहीं है कि इम्पैक्ट डेवास्टेटिंग होगा, सराउंडिंग का पूरा इलाका इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन फिर भी जान माल का नुकसान डिपेंड करेगा कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की लोकेशन क्या होगी। अगर ये किसी डेजर्ट या खाली जगह पर टकराता है जहां लोग ज्यादा नहीं रहते तो ऑफ कोर्स उस केस में ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये किसी शहर के बीचों बीच टकराता है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम और इवैक्यूएशन प्लान्स बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएंगे। लेकिन अगर इम्पैक्ट साइट का हमें पहले से पता हो तो हम सही तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इम्पैक्ट के बाद शहरों को दोबारा से बसाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसमें दशकों नहीं तो कई सालों लग जाएंगे। कई शहर दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा और जो इकोनॉमिकल लॉस होगा शायद उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। लेकिन मानवता ने इससे पहले कई प्रलयकारी घटनाओं का सामना किया है। अर्थक्वेक्स, सुनामीज, न्यूक्लियर और कई नेचुरल डिजास्टर्स। हमने हमेशा से नई शुरुआत करना सीखा है और इस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से उभरने का तरीका भी हम एक न एक दिन खोज ही लेंगे। Why should we concern even if the risk is very low? तो क्या वाकई में हमें एपोफिस की चिंता करनी चाहिए और ऊपर से इसके टकराने का कोई चांस भी नहीं है? तो आंसर है हाँ, और मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। स्पेस अनप्रिडिक्टेबल है। एस्ट्रोनॉमर्स ने हालांकि ये कैलकुलेट किया है कि एपोफिस 2029 में धरती से नहीं टकराएगा, लेकिन फ्यूचर की जो क्लोज अप्रोचेस होने वाली हैं, जैसे कि 2036 और इसके बाद की, वहां पर इसके ऑर्बिट या ट्रेजेक्टरी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसकी ट्रेजेक्टरी में हल्का सा चेंज भी पूरी पृथ्वी का फ्यूचर चेंज कर सकता है। इसके अलावा एपोफिस अकेला एस्टेरॉयड नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। अभी अंतरिक्ष में ऐसे कई एस्टेरॉयड्स हो सकते हैं जो सीधा हमारी धरती के लिए खतरा हैं।
लेकिन उन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। एपोफिस कम से कम हमें ऐसे खतरों से निपटने की तैयारी करवा सकता है। सन 2013 में रशिया के चेलेबिंस्क में एक मेटेओर एक्सप्लोड हुआ था, जिसने सभी को दहला दिया। आखिर एक मेटेओर हमारे एटमॉस्फेयर में घुस जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। वो मेटेओर एपोफिस से कहीं छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कई शहरों की बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थीं और करीब 1500 लोग घायल हो गए थे। इस इवेंट का वर्स्ट पार्ट पता है क्या था? हम उस खतरे को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे जब तक कि देर नहीं हो गई। इसीलिए जरूरी है कि हम हर वक्त किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें। एपोफिस उस तरह का एस्टेरॉयड बिल्कुल भी नहीं है जो पूरी धरती या मानव जाति को खत्म कर देगा, लेकिन ये हमारे लिए एक सीरियस रिमाइंडर जरूर है कि स्पेस से आने वाले खतरों से हम अछूते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। कब कहां से कौन सी बला आ जाए इसका कोई पता नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम तैयार हैं, फिर चाहे वो एपोफिस हो या फिर कोई और आपदा। हम इंसान हमेशा से इस ब्रह्मांड को इसी तरह से समझते आए हैं। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।